जय हिंद बच्चों। तो आज हम क्लास 10th के लिए फिज़िक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं। देखिए फ़िज़िक्स को जब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा तो एक बेसिक और छोटी छोटी चीज़ें आपको पढ़ने को मिली 9th क्लास में। लेकिन जब आप 10th में आ जाते हैं तब चीज़ें एक स्टेप आगे बढ़ जाती हैं, एडवांस हो जाती हैं। अब 10th में आने के बाद चीज़ें थोड़ा सा, पहली चीज़ तो ये है कि हल्की सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी और उसके बाद थोड़ा सा ये डेरिवेशंस, फॉर्मूले और देन उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स आने लग जाएंगे। तो ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, इतनी ज़्यादा भी नहीं। लेकिन एक आपकी तैयारी हो जाती है कि आप 11th और 12th की जो फिज़िक्स है उसको टैकल कर सको। तो चलिए, बहुत ईजी है, कोई इतना टफ नहीं है कि समझ में ना आए। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ही आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि किसके बारे में हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग। इंट्रोडक्शन में बच्चों सिंपल है कि इलेक्ट्रिसिटी जब वर्ड हमारे दिमाग में आता है या कोई भी बोलता है तो हमारे दिमाग में एक सिंपल सी चीज़ आती है कि आपने स्विच ऑन किया, बल्ब ऑन हो गया। आपने स्विच ऑन किया, फ़ैन चलने लगा। रेफ्रिजरेटर है और कूलर, पंखे, एसी, ये सारी चीज़ें हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही रनिंग में आती हैं। इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग सिंपल सा इंट्रोडक्शन तो यही है कि ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, पंखे वगैरह, ये सब बिजली से चल रही हैं। ठीक है। अब इसके इंटरनल टर्म्स क्या क्या हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जब आपको प्रोवाइड की जाती है तो हमारे एक नॉर्मल बंदा अगर इसको देखता है या सुनता है, समझता है, वो ये समझेगा कि बिजली आ रही है और चली गई और ये सब पंखे वगैरह चल रहे हैं। लेकिन इस जब हम पढ़ते हैं इसको तो इसके इंटरनल में क्या है, इंटरनल टर्म्स कौन कौन से हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली फ्लो करती है, वर्क करती है। तो देखिए मैं बता दूं आपको, सबसे पहला टर्म इसमें आता है इलेक्ट्रिक करंट का। यही सारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रिक करंट। इसी के अकॉर्डिंग हम मेज़र करते हैं कि कितनी एफिशिएंसी है बिजली की, कितना अच्छा ये आपको पावर सप्लाई वगैरह देगी। तो देखिए सबसे पहली चीज़ है इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। उसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंसिडर्स इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मेजर्ड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो देखिए इसका मतलब सिंपल क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो है। कि वायर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट को अगर आपने मीज़र करना है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से मीज़र कर सकते हैं। अब आता है इसको किस तरीके से फॉर्मूले के बेस पर डिफाइन करेंगे। फॉर्मूले के बेस पर डिफाइन करने के लिए इसमें आपको ये सिंपल फॉर्मूला यूज होगा। आई इज डिनोटेड विद द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट किया जाता है। देन उसके बाद फॉर्मूला है डी क्यू ओवर डी टी। डी क्यू क्या है, चार्ज में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, कितना चार्ज यहाँ से वहाँ गया और कितने टाइम पीरियड में गया। सपोज दैट कि एक सेकंड पहले चार्ज जो था इस पॉइंट पर एक सेकंड पर चार्ज जो था मान लीजिए 2 है। अब ये फिर अगला सेकंड टाइम बढ़ता गया, फिर उसके बाद 10 सेकंड हो गई, ये चार्ज जो है यहाँ से वहाँ पहुँचा। तो ये चार्ज फिर 2 से चार्ज में वेरिएशन हुआ ना, चार्ज में वेरिएशन हुआ, फिर ये 4 चार्ज हो गया। तो टाइम डिफरेंस, चार्ज डिफरेंस जो आया वो आपका ये फॉर्मूला जनरेट करेगा। तो आई इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। यूनिट क्या होती है इसकी, एम्पियर। जब भी आप इलेक्ट्रिक करंट को शो करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड को, तो एम्पियर से शो करेंगे कि सपोज दैट 1 एम्पियर या फिर 2 एम्पियर। जैसे हम लिखते हैं ना कि एफ फोर्स को लिखते हैं, फोर्स एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन, या फिर ये न्यूटन क्या है, इसकी यूनिट है। तो देखिए अब आता है डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन किस तरीके से डिफाइन की जाती है। सपोज दैट ये एक सर्किट है हमारा जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल इस तरह से अटैच्ड है और ये दोनों टर्मिनल जाके एक बल्ब से अटैच्ड है। ठीक है। तो ये एक टर्मिनल बना हुआ है, जैसे कि हम अपने घरों में देखते हैं बैटरी वगैरह कनेक्ट करते हैं जब हम नॉर्मली, तो एक पॉजिटिव होता है उसमें, एक नेगेटिव होता है, उसे कनेक्ट कर दिया जाता है। अब जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, अभी हमने बताया था कि करंट जो होता है आपका क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज कौन से हैं जो फ्लो करते हैं, तो देखिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब देखिए हमें पता है कि प्लस का मतलब है, ये तो आपको पहले भी केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा कि इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव। तो अब जहाँ पर नेगेटिव होगा ज़्यादा, वहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। इसका मीन क्या होता है, माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा है और यहाँ प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन कम है। तो इलेक्ट्रॉन माइनस से कहाँ जाएगा, प्लस की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है ना, माइनस से प्लस की तरफ फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन आपका। अब नेक्स्ट इसमें क्या आता है, सिंपली डायरेक्शन की हम बात कर रहे थे। तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो होती है वो दो टाइप्स की डिफाइन होती है, इलेक्ट्रॉनिक करंट
और कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं कि जो आपका नॉर्मल सर्किट है, नॉर्मल सर्किट आपने बना दिया, उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रही है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, वो माइनस से प्लस की तरफ जाएगी। देन उसके बाद कन्वेंशनल करंट जो हमारे घरों में यूज़ होती है, उसको जब आप डायरेक्शन चेक करेंगे तो उसकी प्लस से माइनस की तरफ जाती है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई डाउट हो तो उसको क्लियर कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। अब देखिए, एम्पियर भी हमने पढ़ा है क्या चीज़ है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आपकी एम्पियर है। ओके, देन नेक्स्ट है हाउ वी डिफाइन द एम्पियर, कि एम्पियर को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम। तो सिंपल डेफिनेशन है, 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द करंट व्हेन अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज मूव पास्ट अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। ठीक है, सिंपल है कि कई सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो एक पॉइंट से जा रहे हैं, पास हो रहे हैं, और उन पर कितना कूलम चार्ज है, 1 कूलम, और वो कितने सेकंड में जा रहे हैं, वहाँ से 1 सेकंड में जा रहे हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमने फाइंड आउट किया था फॉर्मूला, उस फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे वैल्यूज़, तो चार्ज कितना है 1 कूलम, तो 1 कूलम, टाइम चेंज कितना है 1 सेकंड के, 1 सेकंड में तो जा रहे हैं इसको पास करके। तो अकॉर्डिंग टू दिस 1/1 करके तो आंसर 1 आया, 1 एम्पियर। इसके बेस पर हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक करंट, 1 एम्पियर करंट वो करंट है कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी पॉइंट से पास होते हैं और उन पर 1 कूलम चार्ज है, तो 1 सेकंड में वो जितने चार्ज वहाँ से पास हुए हैं उसे हम कहते हैं 1 एम्पियर। बहुत सिंपल है, कोई भी मुझे नहीं लगता कि इसमें इशू होगा डाउट वगैरह का। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक क्या है। ये देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास कि वाई चार्ज फ्लो और कॉज ऑफ चार्ज फ्लो। आखिर ये जो चार्ज होता है जो फ्लो करता है वो फ्लो क्यों करता है, क्या रीज़न है कि चार्ज फ्लो कर रहा है। इसको हम 2 एग्जांपल लेते हैं। अब किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट पर या फिर किसी भी नेचुरल फिनोमेना पर कोई ना कोई रीज़न होता है कि ये क्यों हो रहा है। तो हम सपोज दैट 2 एग्जांपल चेक करते हैं, बॉल एंड कॉफ़ी का। तो देखिए, सपोज दैट एक बॉल है आपके पास और आपने उस बॉल को हिट किया, बॉल आप हिट कर रहे हैं, तो ये बॉल आपको हिट किया तो बॉल यहाँ यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो इसके यहाँ से यहाँ पर पहुँचने की वजह क्या है कि आपका जो फोर्स आपने अप्लाई किया वो है, एक इनिशियल फोर्स जो आपने अप्लाई किया उसकी वजह से इसमें स्पीड आई और ये यहाँ से यहाँ फ्लो कर गई, जिसे हम फ्लो बोल रहे हैं इन द लैंग्वेज ऑफ चार्ज। तो यहाँ से यहाँ फ्लो कर गई। तो इसके पीछे रीज़न क्या रहा, आपने जो हिट किया, फोर्स लगाया, वो इसके पीछे रीज़न है। देन नेक्स्ट आता है कॉफ़ी वाला रीज़न। कॉफ़ी वाला एग्जाम्पल में क्या होता है कि आपकी जो कॉफ़ी है, जब आप कप में कॉफ़ी लेकर आए हैं तो वो हॉट होती है और यहाँ से हॉटनेस उसकी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पास हो रही होती है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस होता है वहाँ पर। आपको पता होगा कि आप जब पानी गर्म करते हैं तो हॉट वाटर कोल्ड वाटर में एनर्जी यानी हीट को ट्रांसफ़र करता है। हॉट वाटर की जो हीट है वो कोल्ड में ट्रांसफ़र होती है, यानी कि मोर हीट सप्लाई इज लोअर हीट सप्लाई। सब हीट की जो सप्लाई है हायर से लोअर की तरफ होती है। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि हीट की सप्लाई यहाँ से कॉफ़ी के कप में से बाहर जा रही है इन्वायरमेंट में, क्योंकि कंपेयर टू द कॉफ़ी इन्वायरमेंट क्या है, कोल्ड है। कॉफ़ी गर्म है और इन्वायरमेंट कोल्ड है। अब ऐसा, अब आपने देखा होगा कॉफ़ी कितनी हॉट होती है जब आप बना के रखते हैं, उसका टेम्परेचर आई थिंक मैं एज्यूम कर सकता हूँ, आई थिंक 60 to 80 आई थिंक होगा, 60 to 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कैन यू एज्यूम दैट कि 60 to 80 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आपका एनवायरनमेंट का हो सकता है। तो ये बहुत ही, इसको सेल्सियस में अगर कर लें तो ज़्यादा ईजी रहेगा समझने में। तो अगर हम 60 to 80 डिग्री सेल्सियस एज्यूम करें कॉफ़ी का टेम्परेचर, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर भी 60 to 80 डिग्री सेल्सियस हो। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर अस, और ये चीज़ पॉसिबल भी नहीं होगी हमारे लिए। तो ये क्या है, हॉट से कोल्ड की तरफ जा रहा है। तो ऐसे ही रीज़न होता है चार्ज के फ्लो करने का, कि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जो फ्लो करता है वो उसे एनर्जी मिलती है इसलिए फ्लो करता है। अब देखिए, ये तो हुआ एनर्जी मिलने की वजह से फ्लो कर रहा है चार्ज। अब एनर्जी मिली कहाँ से उसको, उसे एनर्जी मिली है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। अगर आपने एक कॉपर वायर लिया, उस कॉपर वायर को इस तरह से अटैच किया हुआ है, यहाँ आपने कुछ वोल्टेज दे रखे हैं, यहाँ कुछ वोल्टेज दे रखे हैं, एनर्जी में डिफरेंस है, तो इसे हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कि यहाँ पर इन दोनों में पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर हो रहे हैं। तो हमें इन सब कंक्लूजन से ये पॉइंट मिलता है कि डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू एंड्स ऑफ कंडक्टर इनिशिएट्स चार्ज फ्लो।
पोटेंशियल जो आपके कंडक्टर है, कंडक्टर क्या होते हैं, जहाँ से जिन वो मटेरियल जिनसे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो जाए। तो कंडक्टर के दो पॉइंट्स, दो एंड्स हैं, उनमें जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसकी वजह से क्या होता है, चार्ज फ्लो करता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम चेक करते हैं कि व्हाट इज द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है ये दोनों। देखिए, सिंपल सी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए सिंपल है कि जब भी कोई एटम होता है, if there is any atom, then there is a nucleus. In this nucleus there is proton and neutron. Okay, I think you have studied this in the subject chemistry in 9th class. I hope you will get this point. There is a nucleus and there is a proton and neutron in the nucleus, but there are many of the electrons outer shell of the atoms around the nucleus. Okay, तो आपके जो एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे होंगे अपनी अपनी क्लासेस में अराउंड द न्यूक्लियस। तो अब इनको जब एनर्जी मिलेगी, एक एक फोर्स है जो इन्हें बाउंड किया हुआ है, एक फोर्स है जो इन्हें बांधे हुआ है, तो उस फोर्स से हम उस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके इन इलेक्ट्रॉन्स को जब हम किसी पॉइंट पर ले आएंगे, इन्फिनिटी से दूरी हमें पता नहीं कितनी है, ए पॉइंट तक हम लेकर आएंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ा, उस वर्क डन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको अब यहाँ पर आने के बाद कितना वर्क डन करना पड़ा, W, इसको हम डिनोट करेंगे VA। तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA से डिनोट होगा, यहाँ से यहाँ तक आने में, ये इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर आने में। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर कोई चीज़ बाउंड है तो उसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन को किसी एक डिफाइन पॉइंट तक लाने के लिए। उस वर्क डन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल है, तो ये चीज़ हो गई आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। देन उसके बाद आता है, अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी और डिस्क्रिप्शन आएगा आगे। अब देखिए उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात आती है कि ये डिफरेंस कैसे चेक आउट किया जाता है। डिफरेंस चेक करने के लिए क्या होता है, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो क्या होता है, सपोज दैट एक पॉइंट है आपका, उस पॉइंट से एक पॉइंट है, उस पॉइंट से आपने चार्ज को उठाकर यहाँ लेकर आए ए पॉइंट पर। सिमिलरली उस पॉइंट से एक और चार्ज को उठाकर लाए बी पॉइंट पर। तो यहाँ जो हमने वर्क किया उसे हम VA से डिनोट कर रहे हैं, इसको VB से डिनोट कर रहे हैं। अब इससे और इसका जो था वर्क डन, उसकी वजह से VA बना। यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले गया बी पॉइंट तक, तो वो आपका बना VB। देन उसके बाद अगर आप ये चेक करेंगे कि ए और बी में कितना वर्क डिफरेंस है, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, VA माइनस VB। ये हो गया इनका डिफरेंस, VA माइनस VB। ये आपका क्या बन गया, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, कि दो पॉइंटों के बीच में जो वर्क डन का डिफरेंस है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपके, और मैं कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को और आसानी से समझाने की। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, कोई भी इशू आता है। और अभी आपने सिर्फ इसको बेसिकली स्टडी करना है और रफली नोट्स तैयार करने हैं। देन उसके बाद जब आपकी क्लासेस कंटिन्यू होगी तब आप लोग अपने डाउट्स लिख के रख लीजिएगा कि ये चीज़ समझ में नहीं आई हमें, तो उसे हम रिपीट करा देंगे बाद में। कोई टॉपिक है ऐसा जो समझ में नहीं आया या कहीं डाउट था या कुछ भी ऐसा है, तो उसे आप नोट करके रखिए। उसी नोट में जो आप नोट्स बना रहे हैं उन्हीं नोट्स में प्रॉपरली नोट कर लीजिए साइड में इधर कहीं कि ये डाउट है, इस सब्जेक्ट का ये डाउट है, इस सब चैप्टर का ये डाउट है, यहाँ नोट कर लेंगे। तो उससे आसानी रहेगी पूछने में और समझाने में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सिंपल है, पोटेंशियल डिफरेंस के रिगार्डिंग मीज़रमेंट का, कि अगर कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसे किस तरह से मीज़र किया जा सकता है। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को मीज़र करने के लिए एक प्रॉपर डिवाइस आती है जिसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की हेल्प से आप पोटेंशियल डिफरेंस को मीज़र कर सकते हैं। देन उसके बाद क्या है इसका डिफिनेशन, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मीजर्ड। जिन दो पॉइंट के बीच में अगर आपको चेक करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो वहाँ उनके बीच में क्या ऐड करेंगे हम, वोल्ट मीटर। अब पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट।
फॉर्मूला क्या बनेगा कि पर यूनिट चार्ज को मूव कराने में जितना वर्क डन करना पड़ा उसको हम क्या कहते हैं, वर्क डन, सॉरी उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जितना वर्क करना पड़ा पर यूनिट चार्ज को मूव कराने में इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका वर्क, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो आपका जो वोल्ट मीटर है 2 पॉइंट के बीच में कनेक्ट हो जाएगा, ये कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, और इन 2 पॉइंट्स के बीच में चेक करना है हमको कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। देन एक छोटा सा पॉइंट है जो कि हमें डिस्क्राइब करना है, वो क्या है, सिंपली कि इज करंट अ स्केलर और अ वेक्टर। देखिए ये जो टॉपिक है वो ये बना दिया गया है इस पॉइंट पर, काफ़ी थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है और हायर क्लास मीन्स 11th-12th के लेवल का टॉपिक है। अब देखिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है। कोई भी क्वांटिटी जो होती है हमारी वो अ, उनकी डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं, पर हमने इनको 2 क्वालिटीज़ में के बेस पर डिवाइड कर दिया है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेस पर। अब उसके बेस पर हमने इनको डिवाइड किया स्केलर और वेक्टर पे। तो मैग्नीट्यूड क्या है आपका, कि अगर मैं कहूँ कि 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया गया, तो ये जो 50 है वो मैग्नीट्यूड शो कर रहा है कि इसकी कितनी इंटेंसिटी है, कितना इसकी पावर है, कितनी इसका अमाउंट है, वो शो कर रहा है। अगर मैं कहूँ 100 kg की कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका क्या है, ये 100 क्या है, ये आपका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है डायरेक्शन। क्या है कि डायरेक्शन सिंपल है कि मैं जो है F1 फोर्स है जो 50 न्यूटन का है, उसे मैं कहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, नॉर्थ की तरफ अप्लाई कर रहा हूँ फोर्स को। तो ये डायरेक्शन हो गई फोर्स की डायरेक्शन भी मिल गई हमें। तो ऐसे ही क्वांटिटी डिवाइडेड है। अगर किसी क्वांटिटी पर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का इफेक्ट होता है या दोनों होती हैं उसके अंदर, तो उसे हम कहते हैं वेक्टर। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी में आती है वो। अब आता है अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड का ही इंपॉर्टेंस ही है, वहाँ पर डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस ही नहीं है या फिर है ही नहीं डायरेक्शन उस क्वांटिटी में, उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर साइंटिस्ट के बीच में थोड़ा सा मतभेद है कि जो आपकी करंट है वो प्रॉपरली स्केलर है या प्रॉपरली वेक्टर है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम थोड़ा सा क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। उसको हम चेक करेंगे बाद में कि अब इस पे इन्होंने एक और टाइप दिया था स्केलर वेक्टर के बाद, इन्होंने एक टाइप और दिया जिसे हम कहते हैं टेंसर। टेंसर में वो क्वांटिटीज आती हैं जो स्केलर और वेक्टर दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर पाती है, दोनों की कंडीशन। तो जो आपकी करंट है उसे टेंसर में ला के रख दिया इन्होंने, साइंटिस्ट ने टेंसर में ला के रख दिया कि टेंसर कहेंगे हम करंट को। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है, क्लास में डिस्कस होगा तो इजीली समझ में आएगा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी और क्लियर हुई होंगी काफ़ी सारी चीज़ें। तो मैं आपको एक छोटा सा समराइज दे देता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग अभी अभी तक हमने जो पढ़ा है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी सिंपल, हमने करंट पढ़ा, करंट के रिगार्डिंग पढ़ा कि I इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी, ये हमने पढ़ा करंट के रिगार्डिंग। ठीक है, एम्पियर की डेफिनेशन हमने पढ़ी, 1 एम्पियर कितना होता है, 1 C/1T, एक सेकंड और एक कूलाम का जो रेशियो है वो 1 एम्पियर हो गया। वोल्ट के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, डिफरेंस वगैरह देखे थे हमने। फिर उसके बाद ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस तरीके से मेज़र करेंगे, वाई दिस करंट फ्लो, तो ये सारी चीज़ें आई समरी के दौरान बता रही हैं कि अब आपने क्या करना है, इन सबके नोट्स प्रिपेयर करने हैं, और कोई भी डाउट होता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी इशू होता है। नोट्स प्रिपेयर करने के बाद होमवर्क में ये रहेगा आपका कि इससे रिलेटेड वो आपकी बुक में इस पॉइंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे। तो अगर आपने समझ में आते हैं तो एटलीस्ट आपको मिनिमम 5 न्यूमेरिकल्स अपनी नोट डाउन करने हैं। जहाँ भी आप इसके नोट्स बना रहे हैं उसमें 5 न्यूमेरिकल्स आपको नोट करने हैं। अगर समझ में, वैसे तो मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा न्यूमेरिकल्स, अगर समझ में नहीं आते तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो आप इसको प्रैक्टिस करिए। जितना आप सेल्फ स्टडी करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी और माइंड शार्प होगा और खुद से समझने की जो एबिलिटी है आपकी वो स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो आप ट्राई करिएगा। वैसे तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स इसके रिगार्डिंग, तो आप जितना कोशिश कर लेंगे अपनी तरफ से, ठीक है, उसके बाद देखते हैं, बताते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और क्लियर हुआ होगा काफ़ी कुछ। और आइंदा भी हम इसको और इम्प्रूव करेंगे, समझाने के मामले में जितना हो सके उतना ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे ताकि चीज़ें और अच्छे से समझ में आए। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर।